हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के पहले क्लास में। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आज आपको कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे कि आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ को। पदार्थ क्या है? पदार्थ मैटर। समान रूप से देखा जाए तो जितने भी वस्तुएं हम अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे देखा जाए बुक, चेयर, टेबल, सभी का सभी पदार्थों से मिलकर बने हैं। जितने भी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं, सभी पदार्थ से ही मिलकर बने हैं। इसे देखा जाए तो पदार्थ का अगर परिभाषा देना चाहें तो जैसे देखिए, ये मेरे हाथ में ये भी ये मार्कर है, ये भी पदार्थ से ही बना है। इसके बारे में जानेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ इसमें भार है। इसी तरह जितने भी वस्तुएं हैं सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ उसमें भार होती है। तो इस तरह से हम इसका परिभाषा ये दे सकते हैं कि पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान अर्थात भार हो, इसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का ये परिभाषा है, सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे लिया जाए, जैसे कुर्सी, टेबल, हवा, पानी, मिट्टी, गिट्टी, जितने भी वस्तुएं जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, सभी पदार्थ कहलाते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी वस्तु, जितने भी संसार में जितने भी वस्तु हैं, सब भी कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, सभी में कुछ ना कुछ भार होता है। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें कि भार नहीं है या जो स्थान नहीं घेरता है। सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, सभी में भार होता है। जैसे कि अगर हम कहें हवा, तो हवा में भी भार होता है, हवा में भी आयतन होता है, वो भी स्थान घेरता है। ऐसे देखने से हमें मालूम नहीं चलता है कि ये इसमें क्या भार है या फिर क्या स्थान घेरता है। लेकिन जब हम इसी हवा को गुब्बारे में भरते हैं, हम देखते हैं छोटा सा गुब्बारा फूलकर बड़ा हो गया। इसका अर्थ है कि गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि हवा स्थान घेर रहा है। अगर वह स्थान नहीं घेरती तो गुब्बारे जितना बड़ा था उतना ही रहता, लेकिन वह बड़ा हो रहा है। इसका अर्थ है कि वह स्थान घेर रही है। अब बात है भार की। गुब्बारे में देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुब्बारा में भार कितना है, पहले कितना था, हवा भरने के बाद कितना हो गया। इसको जानने के लिए आप देखते हैं गैस की सिलेंडर खाली होता है तब उसका भार देखिए, और जब भर जाती है तब देखिए। भरी हुई सिलेंडर आपसे उठेगा नहीं। तो उसमें क्या है, उसके अंदर भी गैस है, वो भी एक प्रकार का हवा है। वहां से आप जान सकते हैं कि हवा में भी भार होता है। अगर गुब्बारे में भी अगर उतना हवा अगर भरा जाए तो आपको अनुभव होगा कि इसमें भी भार है। लेकिन अगर उतना भरते हैं छोटे गुब्बारे तो गुब्बारे फूट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हवा में भी भार है। इसका अर्थ है कि हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। इस तरह से मिट्टी, पानी, ये भी एक पदार्थ है। पानी भी स्थान घेरता है, उसमें भी भार होता है। इस तरह से पानी भी एक पदार्थ है। अगर हम देखें
तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अगर देखें, शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ हम वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने, जिसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अर्थात परिभाषा अगर कहना चाहे तो परिभाषा में हम ये बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर कहें पानी, तो पानी क्या है? शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? तो पानी में अगर देखें तो पानी में केवल और केवल पानी, पानी में अगर पानी के बूंदों को अलग किया जाए तो पानी ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए पानी को हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। इसी तरह नमक देखें, नमक, तो नमक शुद्ध है या अशुद्ध, इसको जानना चाहें तो नमक में क्या एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? नहीं, तनिका नमक को देखिए तो नमक जो आप खाते हैं उसमें आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक आती है, तो इसमें केवल नमक नहीं रहता, नमक के साथ आयोडीन पाया जाता है, इसलिए इसे हम शुद्ध नहीं कर सकते। शुद्ध हम तब कहेंगे जब इसमें केवल नमक रहता है, तब होता है शुद्ध नमक। ये जो आप खाते हैं वो शुद्ध नमक नहीं है, उसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक है, इसलिए इसे हम अशुद्ध कहेंगे। लेकिन यदि केवल नमक है तो वो उसमें अगर आयोडीन नहीं है या फिर कोई भी दूसरा चीज मिला हुआ नहीं है तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, यानी नमक तब शुद्ध होगा। ऐसे जो आप खा रहे हैं जिसमें आयोडीन है वह अशुद्ध पदार्थ, यानी अशुद्ध उसे कह सकते हैं, उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। इसी तरह जैसे बात करते हैं दूध की, दूध, तो दूध शुद्ध है या अशुद्ध, इसको जानना चाहते हैं तो दूध को देखिए, तो दूध से आप अलग करना चाहें तो दूध को अगर आप अलग करते हैं, जैसे दूध अगर फट जाती है तो आप देखते हैं उससे पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, या फिर दूध को जब आप गर्म करते हैं तो मलाई निकलता है, उस मलाई से आप घी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से दूध में वसा, घी यानी वसा, जल तथा प्रोटीन, तीन प्रकार के पदार्थ पाए गए, इसलिए दूध शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता, दूध को हम शुद्ध नहीं कर सकते, ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वायु, हवा की, तो वायु, हवा में क्या एक ही प्रकार के गैस पाए जाते हैं? हवा का अगर जाने तो हवा क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है, यानी इसमें बहुत प्रकार के गैस मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि आदि कई प्रकार के इसमें गैस पाए जाते हैं, इसलिए हवा को भी हम अशुद्ध कहेंगे, इसे भी शुद्ध नहीं कहेंगे। शुद्ध हम उसे ही कहेंगे जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने। तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ आपको समझ में आ गई होगी कि शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हैं, वो तो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन यदि एक से अधिक पदार्थ से मिलकर यदि कोई भी चीज बना है तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ में देखें तो एक तत्व आ जाती है और यौगिक।
अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कर सकते हैं। मतलब ये एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बने हैं, इस प्रकार से इसे मिश्रण बोलेंगे कि दो पदार्थ इसमें मिले हुए होते हैं। मिश्रण को बांटे तो मिश्रण को हम दो भाग में बांटते हैं। एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तत्व, एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता। जैसे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी तत्व पदार्थ। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के अणुओं को यदि बांटा जाए तो इसको बांटने से हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही भाग मिलेंगे, इन्हीं के परमाणु मिलेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है और ये एक तत्व कहलाएगा। इसी तरह लोहा, लोहा को अगर हम बांटना शुरू करें, कितने भी टुकड़े करेंगे, सबसे छोटा टुकड़ा भी अगर कर दें, उसका भी अगर टुकड़ा करें तो भी हमें लोहा ही मिलेगा। लोहा के अलावा उसमें एल्युमिनियम, सोना, चांदी नहीं मिल सकता है। इसलिए लोहा एक तत्व है। इसी तरह एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम को कितने भी टुकड़े कर लीजिए, आपको सिर्फ एल्युमिनियम मिलेंगे, एल्युमिनियम ही मिलेंगे, इसके अलावा दूसरा चीज नहीं मिल सकता। इसलिए एल्युमिनियम भी एक तत्व है। सोना, चांदी, ये भी एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने, इसलिए सोना, चांदी या जितने भी चीज ऐसे हैं, जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम एक से अधिक भाग में नहीं बांट सकते, एक से अधिक प्रकार के पदार्थों में नहीं बांट सकते, उसे हम तत्व कहते हैं। इस तरह तत्व का अगर डिफिनेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
प्रकृति में यदि देखा जाए तो अभी तक लगभग 115 से अधिक तत्व की खोज हो चुकी है। 115 से अधिक तत्व की खोज हो चुकी है। लेकिन प्रकृति में मुख्य रूप से 92 तत्व पाए जाते हैं। बाकी के जितने भी तत्व हैं उसे संश्लेषित किया गया है, मानवों द्वारा उसे बनाया गया है। तो तत्व के भी दो प्रकार हैं, धातु और धातु। तो आगे जानेंगे इसको। अभी हम तत्व के बाद यौगिक को थोड़ा जान लेते हैं कि यौगिक क्या है। यौगिक इंग्लिश में इसे कंपाउंड बोला जाता है। तो यौगिक भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, लेकिन ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे कि हम देखें जल, तो जल एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन अगर इसकी संरचना देखें, इसका संरचना सूत्र देखेंगे तो संरचना सूत्र H2O होता है। इसका मतलब है कि जल दो प्रकार के तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने का एक निश्चित अनुपात है। वो अनुपात है 1:8। इसी अनुपात में मिलकर जल का निर्माण हुआ है। जहां पर 1 भाग हाइड्रोजन है तो 8 भाग ऑक्सीजन है। इस तरह से एक निश्चित अनुपात में मिलने से जल का निर्माण हुआ है। तो ये जल एक यौगिक है। इसी तरह से जितने भी यौगिक हैं सभी दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 होता है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, दो तत्व हैं, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 3:8 होता है, जहां कार्बन के 3 भाग और ऑक्सीजन के 8 भाग पाए जाते हैं। चूना, चूना पत्थर सभी यौगिक हैं। CO यानी चूना, Ca, CO3, चूना पत्थर, इन सभी में सभी तत्वों का एक निश्चित अनुपात है, जिस अनुपात में मिलकर ये बने होते हैं। तो इस तरह से ये सभी यौगिक हैं। तो यौगिक का एक परिभाषा हो जाएगा कि वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे साधारण नमक, चूना, जल, चूना पत्थर आदि। तो ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं।
यौगिक का कुछ विशेषताएं होती हैं, देखते हैं इसको। जैसे कि अगर यौगिक को, किसी भी यौगिक को अगर आप सरल भौतिक विधि द्वारा अलग करना चाहें तो आप उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे साधारण नमक NaCl, इसका सूत्र होता है, अर्थात ये सोडियम और ये क्लोरीन के मिलने से बने होते हैं। इसमें दो तत्व हैं, सोडियम और ये क्लोरीन। लेकिन आप अगर चाहें साधारण विधि द्वारा सोडियम और ये क्लोरीन को अलग कर दें तो ये संभव नहीं है। इसे आप आसानी से भौतिक विधि द्वारा नहीं कर सकते। इसी तरह जल, इसका सूत्र H2O होता है, यानी ये दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। इसे अगर आप सरल भौतिक विधि द्वारा अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अगर गर्म करिएगा तो ये वाष्पित हो जाएगा और वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और फिर ऊपर ठंडक पाकर फिर से वो संघनित होकर फिर से जल के रूप में ही आ जाएगा। मतलब इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग नहीं कर सकते। अलग करना चाहें तो आप इसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग करेंगे, जो कि एक साधारण विधि नहीं है। तो इस तरह से साधारण विधि द्वारा यौगिकों को आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से यौगिक का दूसरा गुण होता है कि ये अपने अवयवी तत्वों, अर्थात ये जिन तत्वों के मिलने से बनते हैं उन तत्वों के गुण से इनका गुण बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसे जल की बात करें तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन जल का जो गुण है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही गुण से बिल्कुल ही भिन्न है। इन दोनों के गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं। यानी अगर कहें तो यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है, बिल्कुल ही अपने अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं यौगिक के गुण। इसके अलावे और भी इसकी विशेषताएं हैं। इनमें इनके अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे जल में आपने पहले भी देखा कि 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसी तरह NaCl में देखा जाए तो इसमें 23:35 ये अनुपात हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो इसमें 3:8 के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इस तरह से जितने भी यौगिक हैं सभी में उनके अवयवी तत्वों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। यौगिक के निर्माण के समय ऊष्मा परिवर्तन होता है। या तो ऊष्मा इसमें देना पड़ता है या तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब जल बनता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को आपने जलाया, अर्थात आपने उसमें ऊष्मा दिया तब जाकर जल बना। तो ऊष्मा देना पड़ रहा है और कहीं पर ऊष्मा उत्पन्न भी होते हैं। जैसे कि चूना को जल में डाल दें, जैसे जो कली चूना होता है उसमें यदि जल में डाल दीजिएगा उसे, तो जल देखते हैं कि खौलने लग जाता है, यानी गर्म हो जाता है। वहां ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। वहां चूना और जल के मिलने से चूना जल का निर्माण होता है। ये एक यौगिक है। तो इस यौगिक के निर्माण के समय क्या हुआ? ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने का मतलब वो ऑक्सीजन में जलाना है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, यानी वहां पर एक यौगिक बनता है। तो वहां आप देखते हैं जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस तरह से ऊष्मा यौगिक के निर्माण के समय या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा हमें देना पड़ता है, अवशोषण होता है। इसके अलावा और भी इसके विशेषताएं हैं।
इनके द्रव्यमान और क्वथनांक, द्रव्यमांक और क्वथनांक दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे जल का अगर द्रव्यमांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इस तापमान पर जल द्रवावस्था में बदल जाता है। लेकिन यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर तक इसे गर्म किया जाए तो यह उबलना प्रारंभ कर देता है। यह इसका क्वथनांक है। इस तापमान से नीचे या इससे ज्यादा तापमान पर यह नहीं उबलता है। इसका एक निश्चित तापमान होता है जिस पर यह उबलना प्रारंभ होता है। या फिर कोई भी यौगिक, सभी का एक निश्चित द्रव्यमांक और क्वथनांक होता है जिस पर वो या तो द्रवावस्था में आते हैं या फिर उबलना प्रारंभ करते हैं। यौगिक एक समांग पदार्थ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी अवयव हैं वे एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इस प्रकार मिले होते हैं कि इसके किसी भी भाग में देखें तो आपको एक ही अनुपात मिलेगा। वैसे ही चाहे उसके किसी भी भाग की आप जांच कर लें तो सभी जगह आपको उन अवयवी तत्वों का अनुपात एक जैसा ही मिलेगा। इस तरह से यौगिक एक समांग मिश्रण कहा जाता है। तो इतने सारे इसके गुण हैं, और भी इसके गुण विशेषताएं होते हैं। ये देखते हैं तत्व यौगिक, ये एक शुद्ध पदार्थ था। जिस अब थोड़ा देखते हैं आगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। और आपने देखा था मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहने का मतलब है, मिश्रण का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, यानी उसकी मिलावट है। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दीजिए, मिश्रण बन जाएगा। उसके लिए किसी अनुपात की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। और ये मिश्रण दो प्रकार के हो जाते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहने का अर्थ है ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में उन अवयवों का अनुपात एक समान होता है। जैसे अगर बात करें हम शरबत की, शरबत चीनी और पानी को मिलाने से बनता है। इन दोनों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो शरबत बन जाएगा। इसके लिए किसी निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतना पानी है तो इसमें इतना चीनी ही पड़ेगा। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। अगर ये शरबत बनने के बाद अगर इसको पिया जाए तो शरबत के किसी भी भाग से पीजिए, ऊपर से पिया जाए, बीच से पीजिए, चाहे सबसे निचले हिस्से से शरबत लेकर पीजिए, तो कहीं का भी अनुपात देखिएगा चीनी और पानी का, अर्थात मीठा जो लगेगा वह सभी जगह से एक समान लगेगा, कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं लग सकता। तो इस तरह से शरबत एक समांगी मिश्रण होता है। कहने का मतलब हुआ इसके किसी भी भाग में इनके अवयवों का अनुपात निश्चित होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन विसमांगी मिश्रण में ये अनुपात संपूर्ण भाग में एक समान नहीं होता, अलग अलग हो जाता है। जैसे कि बालू और मिट्टी को मिला दीजिए, बालू और मिट्टी, बालू मिट्टी को आप कितने भी अच्छे से मिला लीजिए, कितने भी अच्छे से, लेकिन उसके संपूर्ण भाग में बालू और मिट्टी का अनुपात एक समान नहीं हो सकता। तो इसलिए बालू और मिट्टी का मिश्रण जो हुआ, मिट्टी, वह एक विसमांग मिश्रण है। इसी तरह से किसी भी दो पदार्थ का
ऐसा मिश्रण हो जिसके संपूर्ण भाग में अनुपात एक समान ना हो तो उसे आप विषमांग मिश्रण कहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तत्व के प्रकार, जैसे धातु और अधातु को और उनके संकेत, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि को सीखने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें।